भारत से वेस्ट की ओर हम जब चलते हैं तो हमको एक देश दिखाई पड़ता है, सीरिया। सीरिया वही देश है जिसमें लगभग 2011 से लेके अभी वर्तमान स्थिति तक वहाँ गृह युद्ध चल रहा है। अब हम आज जानेंगे कि यह गृह युद्ध क्यों स्टार्ट हुआ और आगे ये और कब तक चलेगा। हम सबसे पहले देखते हैं कि सीरिया जो कि प्राचीन समय में एक ओटोमन एम्पायर के अंतर्गत आता था। जब ओटोमन एम्पायर के अंतर्गत आता था और जब ओटोमन एम्पायर को सारे यूरोपियन कंट्री ने मिलकर जब उसे तोड़ा तो हमें अलग अलग यूरोपियन ने, फ्रांसी, ब्रिटेन, ये सभी लोगों ने अलग अलग कंट्रियों को अपने अपने हिस्से में बांट लिया। तो हम देखते हैं कि जो सीरिया है वह फ्रांस के हिस्से में आता है और फ्रांस उस पर राज्य करता है, अपना कॉलोनी उसको बना के रखता है। संघर्ष होता है, संघर्ष होते 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 एक लंबे समय तक जब संघर्ष होते रहता है तो फिर सीरिया में 17 अप्रैल 1946 को सीरिया में फ्रांसीसी शासक से स्वतंत्रता प्राप्त किया जाता है। उसके बाद वहाँ पर ठीक है, जैसे ही आज़ादी तो मिल जाती है लेकिन आज़ादी के साथ साथ वहाँ पे और भी प्रकार के दिक्कतें आने लगती हैं, दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। तो हम उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पे अब उस समय तक बहुत ज़्यादा बेरोजगारी था और रोजगार कम थे, खाने के लिए भी दूसरे देशों पर वे लोग रिवाइवल थे या डिपेंडेंट थे। अब हम यहाँ से देखेंगे कि उनको आज़ादी तो मिल गई लेकिन फिर से उनको फ्रांसीसी लोग जो थे उनको पूरी तरीक़ा से बोल सकते हैं कि उनके यहाँ से धन चला गया था। अब क्या होता है जी कि वहाँ वह अपना देश काम करना स्टार्ट करता है। तो वहाँ पर होता क्या है कि जैसे एक लोकतांत्रिक तरीक़ा से वहाँ पर काम करने की प्रयास किया जाता है लेकिन वहाँ पर लोकतांत्रिक तरीका होता नहीं है, डिक्टेटरशिप ही वहाँ स्टार्ट रहता है। अब हम देखते हैं कि 1946 से लेके 1962 तक किसी प्रकार से वह देश चलता है लेकिन आर्थिक हालात वहाँ का बिल्कुल सुधरता नहीं है और उससे ज़्यादा खराब होने लगता है। उसके बाद 8 मार्च 1963 को बाथ पार्टी, वहाँ के बाथ पार्टी के लोगों ने तख्ता पलट करके सत्ता संभाली और आधुनिक सीरियाई राजनीतिक में अपना वर्चस्व बनाने लगे। अब बाथ पार्टी जो थे वह हाफिज अल असद जो थे वह एक सेना में बहुत ही प्रमुख स्थान पे थे और साथ में वायु सेना में भी उनका बहुत प्रमुख था। उन्होंने बाथ पार्टी का एक निर्माण किया और 8 मार्च 1963 को बाथ पार्टी ने तख्ता पलट कर दिया और वहाँ से हाफिज अल असद वहाँ के डिक्टेटर के रूप में बैठ गए। अब होता क्या है कि इनको एक बार हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि सीरिया में पॉपुलेशन जो जनसंख्या है उसका हम लोग देखते हैं। तो हम देखते हैं कि सीरिया में 70% सुन्नी मुसलमान है, 20% शिया मुसलमान है और 10% क्रिश्चियन है। लेकिन माइनॉरिटी में शिया मुसलमान हाफिज अल असद जो कि एक शिया मुसलमान थे लेकिन बाथ पार्टी के में इनका बहुत ज़्यादा समर्थन था और समर्थन होने के साथ साथ इनको उस पद पे बैठाया जाता है। बैठते हैं उस टाइम ये हाफिज अल असद बहुत अच्छे से उस काम को करते हैं। वहाँ पे देश में बेरोजगारी ख़त्म हो जाती है, सभी लोगों को सरकारी नौकरी मिलने लगा था, भुखमरी की समस्या थी नहीं
क्योंकि उस टाइम तक उस देश से जो तेल है वे भी निकल रहा था। अगल बगल जो देश वाले थे वे भी लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे, हाफिज अल असद को। तो इनका मिला बोलने का मतलब है कि हाफिज अल असद के शासन काल में उस देश का इकोनॉमिकली स्थिति बहुत ही अच्छा हो गया। लोग ऐसा नहीं थे कि हाफिज अल असद बहुत ही अच्छे शासक हुए, उन्होंने नहीं, वे भी क्रूर थे। अपने ओपोनेंट जो उनके अपोजिशन में होते थे उनको कंप्रेस करके दबा देते थे, क्योंकि हाफिज अल असद शुरू से ही जानते थे कि वह एक माइनॉरिटी से आते हैं, शिया सेक्ट से आते हैं, इसलिए और 70% वहाँ पे सुन्नी मुसलमान है। तो जब सुन्नी मुसलमान की जनसंख्या ज़्यादा थी वहाँ, तो इनका कभी भी तख्ता पलट करके सुन्नी मुसलमान शिया मुसलमान को हटा सकता था। इसलिए ये बहुत ही कड़ी निगरानी अपने सभी समाज के लोगों पे रखा करते थे। छोटे से छोटा जो विवाद होता था इसको वह बहुत ही जल्दी सुलझा लिया करते थे, ताकि विवाद ज़्यादा न बढ़े। किसी भी विवाद को बहुत ही जल्दी यह दबा लेते थे। अब ठीक है, चलते रहा। उसके बाद हाफिज अल असद जो हैं उनके बाद उनका एक बड़े बेटे जो थे उनका शासन बनना था, लेकिन ये होता है कि उनका कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाता है। उस टाइम बशर अल असद जो थे यूरोपियन कंट्री में, वहाँ पे डेंटल का मेडिकल पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए उनको उस देश में लोग डॉक्टर भी बोल के बुलाते थे और उनको डॉक्टर भी लोग जानते थे। यहाँ पर डॉक्टर ध्यान देने वाली चीज़ है, यह भी एक वहाँ सीरियाई युद्ध के प्रमुख, इनका भी एक डॉक्टर जो है इसमें बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाफिज अल असद का जब मृत्यु हो जाता है तो और उनके बसद अल असद के बड़े भाई का कार एक्सीडेंट में जब डेथ हो जाता है, तो बसद अल असद को वहाँ के शासक बनाने के लिए वहाँ के संविधान में संशोधन किए जाते हैं। पहले जो था वहाँ के संविधान में 37 साल की उम्र में वहाँ का शासक बनना के लिए था उस पर लिखा हुआ, लेकिन बसद अल असद के लिए वह चेंज किया जाता है, रूल को चेंज कर दिया जाता है और 33 कर दिया जाता है, 33 साल कर दिया जाता है। यहाँ तक तो अब बसद अल असद बैठते हैं वहाँ के शासक के गद्दी पे, और जो इनके पिता के द्वारा पीछे से जितने भी रूल रेगुलेशन चले आ रहे थे, यह उन्हीं के रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन सीरिया में होता क्या है कि 2006 से लेके 10 तक सीरिया में भयंकर सुखाड़ पड़ता है। सुखाड़ पड़ने के कारण वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ही चरमरा जाती है। पहले से ही कुछ लोगों में डिक्टेटरशिप के खिलाफ गुस्सा तो था ही, असंतोष तो था ही, लेकिन जब यहाँ पे और भी ज़्यादा सूखा पड़ने के बाद जो वहाँ उस देश के इकोनॉमिक की स्थिति जब खराब होने लगा, तो और भी लोगों को गुस्सा बढ़ने लगता है। तेल भी खत्म हो जाता है, तो अब इकोनॉमिकली में तेल से पैसा आता था, तेल भी खत्म। सूखा पड़ने के कारण अब वे फूड खाना के लिए दूसरे बाहर के देशों पर डिपेंडेंट रहने लगे। बाहर के देशों पर डिपेंडेंट रहने के कारण वहाँ खाना महंगा हो गया, बेरोजगारी चरम पे आ गया। अब लोगों के अंदर और ज़्यादा गुस्सा होने लगा। अब होता क्या है कि उसी शासन काल के दौरान उनके देश के अगल बगल और जितने भी डिक्टेटरशिप थे उन सभी में
तख्ता पलट हो रहा था। तो उस टाइम बशर अल असद ने कहते हैं कि हमारे देश में इस प्रकार का कोई भी काम नहीं होगा। इसके लिए पहले से ही अपने सैनिकों को और हाई सिक्योरिटी देश में बढ़ा देते हैं ताकि इस प्रकार के एक भी घटना न हो। अगल बगल जैसे कि बहुत सारे जो देश हैं उनमें हम जैसे ट्यूनीशिया में 36 साल से हम देखते हैं कि ट्यूनीशिया में 36 साल से वहाँ डिक्टेटर जो बैठे हुए थे बैन अली को वहाँ से उस देश को रातों रात छोड़कर भागना पड़ता है। लीबिया में गद्दाफी को फांसी दे दी जाती है। इजिप्ट में हसनी मुबारक को वहाँ से देश छोड़कर रातों रात भागना पड़ता है। अब होता क्या है, ये सब जो अगल बगल देशों में क्रांति होता है, इस क्रांति को हम लोग अरब स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। उस टाइम 2010 में ये पूरे मध्य पूर्व में पूरी तरीका से फैल गया था। अब इसके बाद होता क्या है जी, 15 मार्च 2011 में सरकारी विरोधी भाषा लिखने पर किशोरों की गिरफ्तारी और यातनाएं के बाद दारा शहर में विद्रोह प्रदर्शन। 1971 से लेके 2000 के दशक तक जब एक डिक्टेटर काम करते करते रहते हैं तो आम बात है उनके प्रति, और जब एक ही डिक्टेटर काम करते रहते हैं तो सरकार भी भ्रष्टाचार हो जाता है, आर्थिक असमानता होता ही है, राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी से असंतोष बहुत ज़्यादा उन देशों में बढ़ने लगते हैं। उसके बाद सीरिया में एक शहर था दारा में एक छोटा सा बच्चा, लगभग 14 साल का बच्चा जो कक्षा 7 में 7th क्लास में पढ़ता था, वह उसका नाम था मुआविया। वह वहीं पे एक स्कूल में अमारी मस्जिद के थोड़ा सा आगे जो स्कूल था, स्कूल में वह पढ़ाई करता था। और स्कूल में पढ़ाई करने के बाद मुआविया सियासाने, उस बच्चा का पूरा जो नाम था, और वह स्कूल के दीवार पे एक वहाँ के जो लैंग्वेज था भाषा में, वहाँ पर दीवार में पेंसिल से बहुत ही बड़ा बड़ा एक बात लिखता है, योर टर्न डॉक्टर। ये जो मुआविया बहुत छोटा बच्चा जो था, उसके दिमाग में ये बात कहाँ से आई? वह जितने भी अरब स्प्रिंग हो रहा था वह टीवी पे रेडियो पे इस चीज़ को सुना करता था, और सुनने और देखने के बाद एक दिन उसका दिमाग में कुछ आया और स्कूल के जो बाहर साइड एक दीवार था वहाँ पे वह जाकर पूरा तरीका से लिखा। वहाँ जब वह लिख कर घर जाता है तो घर जाने के बाद वे अपने पिता से बताता है कि पिता, मैंने आज स्कूल के दीवार पे इस प्रकार का एक लाइन लिखा है। ये सारी बातें जानने के बाद उसके पिताजी जो थे उनको बहुत ही ज़्यादा डर होने लगता है कि वे जानते थे कि इस प्रकार के कार्य के लिए उस देश में बहुत ही सख्त सजा देने का प्रावधान किया गया था। अब होता क्या है जी कि बच्चा लिख के घर चला गया, लेकिन और ये बात जानने के बाद उसके पिता ने उस बच्चा को बोलते हैं कि तुम कहीं जाकर छुप जाओ, क्योंकि अब इस पे कार्रवाई होना बहुत ही निश्चित है। इस बात को लेकर ये जब तक बातें होता जब तक लेट हो चुका था, और
बहुत सारे लोग, वहाँ से गुजरने वाले लोग, वह जो लिखा हुआ था उसको पढ़ लेते हैं और पढ़ते पढ़ते इस बात की जानकारी वहाँ के जो सैन्य, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको पता लगता है। वहाँ का जो मेन अधिकारी थे अतीब नजीब, जो कि इस बात का पता करने के लिए, जब उनको पता चला कि इस तरह का कुछ टर्म स्कूल के दीवार पे लिखा हुआ है, तो वह पता करने के लिए स्कूल में शाम को आते हैं। शाम को बहुत पूछताछ करते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बताता है। वह उनके हाथ कुछ जब नहीं लगता है तो वह वापस चले जाते हैं। लेकिन कल सुबह जब वह फिर आते हैं, तो जब कुछ भी कोई नहीं बता रहा था, तब सस्पेंस, मतलब कि उनको 15 बच्चा को उठा लिया जाता है पूछताछ करने के लिए, जिसमें मुआविया सियासनी भी साथ में था। अब उठा तो लिया जाता है, बच्चा भी अभी छोटा है। उठाने के बाद इसको थाने में ले जाया जाता है। बहुत कड़ाई से इसके साथ पूछताछ किया जाता है। ये जब नहीं बताते हैं फिर भी, तो इनके साथ बहुत ही ज़्यादा हिंसक तरीके से अंदर जेल में डालकर इनके साथ और कड़ाई से पूछताछ की जाती है। जब पूछताछ की जाती है तो जब तक कि 2-3 बार उनके सभी बच्चों के गार्जियन थाने में जाते हैं और कहते हैं कि गलती हो गया है, आप बच्चा को छोड़ दीजिए। जब 3-4 बार जाने के बाद भी नहीं छोड़ते हैं, और वहाँ के एक सरकारी अधिकारी जो था वह बोलता है कि तुम उस बच्चे को भूल जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो। अगर तुम बच्चे पैदा और नहीं कर सकते तो अपने घर के महिलाओं को हमारे यहाँ छोड़ जाओ, हम उनसे और बच्चे पैदा करवा लेंगे। जब ये स्टेटमेंट उन लोग सुनते हैं तो वह और अंदर से गुस्सा हो जाते हैं, और उसके बाद इन लोगों ने शांतिपूर्वक सभी लोग मिलकर बैठते हैं, और बैठने के बाद ये लोग आपस में डिसीजन करते हैं कि हम लोग कल शांतिपूर्वक मार्च निकालेंगे, और मार्च निकालने के बाद हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे ताकि हमारे बच्चों को छोड़ दिया जाए। लेकिन बसद अल असद के तरफ से पूरा का पूरा यह खुली छूट दी हुई थी कि किसी भी प्रकार से विद्रोह या एकजुटता नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी लोगों ने डिसीजन लेते हुए शांति विद्रोह मार्च निकालते हैं। लेकिन शांति विद्रोह मार्च में जो सैन्य अधिकारी थे वह फोर्स का इस्तेमाल करती है। इन्हें सभी लोगों को बुरी तरीका से पीटा जाता है, और पीटने के बाद इनको विद्रोह को दबाने के लिए सभी लोगों के ऊपर तरह तरह से यातनाएं की जाती हैं, और उनमें से और कुछ लोगों को उठाकर जेल में भी डाल दिया जाता है। अब यहाँ से कहानी टर्न हो रहा है। देखिए आगे क्या होता है। जब विद्रोह प्रदर्शन, अब इतना लोग फिर से जेल में गए, अब उनको बचाने के लिए अगली बार जो है वह और हिंसक प्रदर्शन के रूप में वहाँ पर लोग प्रदर्शन करने के लिए आ जाते हैं। और ज़्यादा हिंसक प्रदर्शन होने से इस बार, पिछले बार जो प्रदर्शन हो रहे थे वह बिल्कुल भी शांत था, लेकिन इस बार कोई शांति नहीं थी। और कोई शांति नहीं होने के कारण इसमें लोगों ने हाथ में पत्थर डंडे लिए हुए थे और सैन्य अधिकारियों के साथ